एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये होना है वोटर लिस्ट का। अब बिहार में वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी है? पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, इसकी कितनी जरूरत है, इसको लेकर विपक्ष की आपत्तियां क्या हैं, वो इलेक्शन कमीशन पर इसको लेकर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, ये भी समझने जैसा विषय है। इसको समझेंगे, सभी पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर घमासान तेज होता जा रहा है। विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ दिल्ली से पटना तक जमकर हंगामा किया। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की, तो वहीं संसद भवन के बाहर विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दे दिया है। वहीं इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया कि 90% से ज्यादा मतदाताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत यानी एसआईआर के तहत नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पटना से लेकर दिल्ली तक वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष ने हंगामा किया। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने काले कपड़े पहनकर वोटर रिवीजन के खिलाफ नारेबाजी की, तो दूसरी तरफ संसद के मकर द्वार पर इस मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है, लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। बिहार में लाए जा रहे हैं पता नहीं कहां से। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर जो लाए गए वो सीधे भाजपा को चले गए, सहयोगियों को भी नहीं गए। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या पे हम सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, परंतु उस पर सरकार तैयार नहीं हो रही। वहीं बीजेपी ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष के हंगामे पर जोरदार प्रहार किया है। वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हूँ। मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ का सांसद हूँ। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने बताया है कि 90% से ज्यादा मतदाताओं ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से नहीं छूटे। खास तौर पर गरीब, वंचित और हाशिए पर आए समुदायों को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन विपक्ष लगातार वोटर लिस्ट रिवीजन को मुद्दा बनाकर सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत का सवाल में आज का बड़ा सवाल यही है, विपक्ष की आपत्तियां क्या हैं, सत्ता पक्ष इसको कैसे देखता है, क्या जवाब देता है। अनुप्रिया जी प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड की, मेरे साथ जुड़ रही हैं। अरुण कुमार यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के। जेडीयू आरजेडी दोनों प्रमुख दल हैं बिहार के। पहले इन दोनों से ही शुरुआत करते हैं। अनुप्रिया जी आपका स्वागत है, अरुण जी आपका स्वागत है। अरुण जी शुरुआत आपसे, सवाल आपके हैं। क्या दिक्कत है ये आइडेंटिफाई करना, और इलेक्शन कमीशन एक प्रक्रिया के तहत सबके सामने है, ऐसा नहीं कि कोई बंद कमरों में ये हो रहा हो, लोगों के बीच जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इससे दिक्कत क्या है वो थोड़ा समझाएं। देखिए प्रवीण जी, हम लोगों को एसआईआर से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उनके टाइमिंग को लेकर, दस्तावेज को लेकर वो कहते हैं कि हम 25 दिन में पूरा कर लेंगे। आप बताइए, बिहार का 73-75% इलाका जो है बाढ़ प्रभावित है, कई इलाके में पानी आ गया, जलमग्न है, और 4 करोड़ से अधिक लोग बिहार के बाहर रह रहे हैं, पलायन कर चुके हैं बिहार से रोजगार की खोज में।
तो ये कैसे कर लेंगे भाई? अभी हमने देखा, आप ही बोल रहे थे कि 90% मतदाताओं ने गन्ना प्रपत्र भर दिया। ये चुनाव आयोग का कहना है, जैसा कि कोर्ट को बताया है। जी। अब समझिए, मैं पूरा ग्रामीण इलाके में घूम रहा हूँ 70 दिन से, और अपने लोगों से, आम आवाम से जाके संपर्क कर रहा हूँ, और चुनाव आयोग कहती है 90% लोगों ने गन्ना प्रपत्र भर दिया। अब समझिए 70% लोगों के पास तो ये बीएलओ गए भी नहीं, 70-75 से ज्यादा, और उनको पता भी नहीं है। और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि वो प्रपत्र भरे भी नहीं है, मैसेज आ गया कि प्रपत्र आपका भरा गया। अब जा भी नहीं रहे हैं खेत में बैठ के, चाय देखिए, की मैं दुकान इसकी पर बैठकर, अरुण जी, मैं आपका फर्जी कुछ वैलिड तरीके पॉइंट, से, मुझे बगैर टिप्पा का, बगैर आपका एक पॉइंट वैलिड निशाना लगा का। है। मुझे आपका एक पॉइंट बहुत वैलिड लगा है, मैं उस पर सवाल लेता हूं अनुप्रिया जी से। लेकिन प्रक्रिया पर तो हम क्या ही बात कर सकते हैं। फिर भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारा डेटा जो है ऑलरेडी होता है, कुछ डेटा को चिन्हित या आइडेंटिफाई किया जाता है, जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से भी इस प्रक्रिया को समझाया जाता है। मैं आपसे और बातें लूंगा, निश्चित तौर पर आपके मन में कई और बातें होंगी। लेकिन अनुप्रिया जी, टाइमिंग को लेकर एसआईआर करना भी है, और इसके लिए ये अरुण जी का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर और समय मिले तो और बेहतर तरीके से हो सकता है। इमीडिएट चुनाव के पहले 25 दिन का एक समय लेकर इसको करना, ये सवालों के घेरे में आया है। दिल्ली, महाराष्ट्र में ऑलरेडी इस मुद्दे को उठाया गया था, बिहार में एक बार फिर यह मुद्दा विपक्ष को मिल गया। प्रवीण जी, ये कहना कि बहुत ही कम समय बचा है इलेक्शन का, जहां तक हम सभी जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन अनाउंसमेंट नहीं हुए, और एसआईआर की जो प्रक्रिया से बिहार में नहीं होनी है, वो ओवरऑल पूरे देश में होनी है, बट शुरुआत बिहार से हुई है। अच्छी बात है कि जैसा कि विपक्ष ने 2024 की लोकसभा में आरोप लगाया था, और लगातार विपक्ष जो इस तरह के आरोप लगाते रहती है कि डुप्लीकेसी की बात करते हैं वोटर में, तो उनके ही अगर मैं उनके मुद्दे को अगर सरकार मद्देनजर रखते हुए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, और सभी लोग चाहते हैं कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र रहे ना, कि आप जिस तरह के लोकतंत्र की बात करते हैं कि जो वैलिड वोटर्स है उसके वोट्स की काउंटिंग होनी चाहिए, ना कि वैसे लोग हमारे लोकतंत्र में आकर के वोट करें जो हमारे यहाँ प्रवासी हैं। तो सरकार अगर इस तरह की बातें हो रही है और विपक्ष के मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में तेजस्वी जी ने कहा था कि भाई डुप्लीकेसी की बात हो रही है, तो उनके मांगों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है इस पर गुरेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये आरोप लगाते हैं कि टाइमिंग की बात, मुझे याद है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बातों पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन का फैसला हो सकता है, वह निश्चित तौर पे कर सकता है, बट उनको यह देखना होगा कि कोई भी वैलिड वोटर छूट ना जाए। और ये हमारी भी चिंता है, ये कहना कहीं से भी कि ये पर्टिकुलर वोटर एक पार्टी का है, यह तय कोई नहीं कर सकता। हम नहीं बता सकते कि ये कौन, जब तक वोट आने के बावजूद हम नहीं बता सकते कि कौन मेरा वोटर है। एक आकलन हम लगाते हैं, लेकिन इस तरह के भ्रामक बातें कह करके के अपनी बातों को सत्यता देना, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष मान चुकी है कि वो इलेक्शन लूज कर रही है, जैसा कि 2024 से लगातार विपक्ष ने कभी विधान, ये आपने मेरे बड़े दिल का सवाल था, क्योंकि जनरली ये सवाल विपक्ष से उठता है। अरुण जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, आप कहिएगा अरुण जी। लेकिन ये एक हताशा को भी दिखाता है, ये दिखाता है कि आपको अब ऐसा लग रहा है, मान लीजिए, चलिए आपके जो संदेह हैं, आशंकाएं हैं, वो सब ठीक निकलती हैं, वही है लोकतंत्र की हत्या से लेके सब, तो आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो हमेशा ये पूछता हूं। आप तो ये मानिए कि आपने हथियार डाल दिए हैं, ये चुनाव हमारे मन मुताबिक हो ही नहीं रहा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए प्रवीण जी, अभी जदयू की प्रवक्ता बोल रही थी कि मेरा मतदाता का नाम काटा जा रहा है, ये सवाल कहाँ है? ये तो मनगढ़ंत बातें बोल रही थी, ना मेरा ना तेरा। यहाँ तो मतदाताओं का सवाल है, देश के नागरिकों का, प्रदेश के नागरिकों का, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, मत का अधिकार। और वह मत का अधिकार एक सोची समझी साजिश के तहत एनडीए के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर छीनने का एक साजिश है, प्रयास है, और जो दिख रहा है। अब हम तो सवाल कहते हैं, इधर उधर की बात छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, दिशा निर्देश जारी किया,
खुद वो अपने दिशा निर्देश पर खरा उतर नहीं पा रही। डबल फॉर्म देना है, आप पता कर लीजिए कहीं भी पावती रसीद तो मिल ही नहीं रहा है मतदाताओं को। कई तरह का समस्या सामने आ चुकी है और ये कहते हैं कि तेरा मेरा ये तो साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें एक पॉइंट जरूर है अरुण जी जो आप कह रहे हैं, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से डॉक्टर अनुप्रिया यादव आपको जवाब देना पड़ रहा है, ये थोड़ा आश्चर्य का विषय हो जाता है। मैंने तो लगातार हमारी पार्टी ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के तो प्रवक्ता है नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, हमें उन पे तो विश्वास है, क्योंकि ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन एनडीए के पक्ष में चलता है, ये कहते हैं कि वोटर लिस्ट हमारे पक्ष में काम करता है। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है आरजेडी के प्रवक्ता को? थोड़ा धैर्य रखिए। हमें सभी पता है कि 25 को जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया खत्म होनी है, उसके बाद जो है 28 को जो फैसला होना है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन हम अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर सकती है। और उसमें विपक्ष क्लेम भी कर सकता है कि क्या उनके वैलिड वोटर्स में शामिल हुए कि नहीं हुए। लेकिन मसला यह है प्रवीण जी, मैं आज के और कल के सदन के प्रक्रियाओं पे मैं थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण समय होता है सदन, चाहे बिहार विधानसभा की आप देख रहे हो प्रक्रिया देख रहे होंगे या आप सदन की मैं बात करूं, लगातार विपक्ष अपने मुद्दे को लेकर के सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर हंगामा कर रहा है, जबकि जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। क्योंकि हम मानते हैं कि एक सरकार चलाने में जितनी पक्ष की भूमिका होती है उतनी विपक्ष भी होती है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमें केंद्रित करती है जनहितों की बात पर। लेकिन ये ऐसी विपक्ष है कि जिसकी इच्छा मंशा ही नहीं है कि वो जनता की बात करे, उसकी अपनी स्वार्थ निहित है। मैं इसलिए स्वार्थ कह रही हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जितने भी जो प्रॉब्लम विपक्ष की तरफ से नजर आ रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, वो सभी को मानना होगा। और सुप्रीम कोर्ट मैं आपकी बात को ऐसे समराइज करता हूं, मैं आपकी बात को डॉक्टर यादव ऐसे समराइज करता हूं कि एक तरह से केंद्रीय एजेंसियों पर या भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल खड़े कर करके बार बार विपक्ष की तरफ से ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। जो मूल लोकसभा में उनका एक एजेंडा चला है, नैरेटिव चला और उसका फायदा भी मिला है। अरुण जी, यही सवाल आपसे भी है, क्या पहले ईडी और आदि इत्यादि पर तो वो तो आप लोग उठाते रहते हैं, लेकिन बिहार में अब आप लोगों ने एक ये नया शुरू किया, इलेक्शन कमीशन पर सीधे सवाल खड़े करना। कुल मिलाकर आप संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं अपने मतदाताओं के बीच में। नहीं प्रवीण जी, कई एग्जाम्पल है, इतिहास गवाह है, नैरेटिव सेट करने की क्या बात है। अभी अनुप्रिया जी बोल रही थी, इनको जनता के मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते हैं। बिहार और बिहार वासियों का जो मत का अधिकार है वो खतरे में है। ये सवाल नहीं है क्या देश के लिए? क्या ये सवाल नहीं है प्रदेश के लिए? अगर बिहार विधानसभा सत्र चालू है, लोकसभा का भी सत्र चालू है और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये सवाल नहीं उठना चाहिए, इस सवाल को लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए और इस पर सत्ता पक्ष को सहमति नहीं जतानी चाहिए। जब पूरा विपक्ष कह रहा है इस पर चर्चा करने में क्या जाता है? ये तो मूल सवाल है, संविधान से जुड़ा सवाल है। मतदाता का जो अधिकार है वो समाप्त हो रहा है। पूरा बिहार के कैसे, मतलब ये सवाल देखिए ना अरुण जी, एक सवाल का आधार भी तो होता है। आपकी बात सही है, क्या ये सवाल नहीं आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, सरकार तैयार हो गई। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, सरकार तैयार हो गई। आप कल के दिन ईडी पर सवाल खड़े करेंगे, आप सीबीआई पर करेंगे, आप किसी अन्य एजेंसी पर खड़े करेंगे और आप हर चीज पर चर्चा चाहेंगे, तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि आपने एडमिट करा दिया सरकार को। सरकार किस किस चीज पर चर्चा कराएगी? खैर, आपकी इस बात को रखूंगा। आपने एक सवाल खड़ा किया है, डॉक्टर अनुप्रिया से जवाब लेंगे। इस सबके बीच में बड़ी बेबाकी से बात रखने वाले अपनी कुमार राकेश जी, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, वो भी पैनल पर जुड़ गए हैं। वो भी कुछ देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। कुमार जी बहुत लंबे समय से संसद को कवर भी करते रहे हैं, बहुत लंबे समय से, हम लोगों की पत्रकारिता से ज्यादा उन्होंने इसको कवर किया है। तो कुमार जी, थोड़ा सा आप बताएं कि संसद में इस मुद्दे को उठाने में, इस पर चर्चा करने में क्या आपत्ति, जो अरुण कुमार यादव जी का प्रश्न है। अनम्यूट करिएगा सर, अगर म्यूट है तो। आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। मैं म्यूट तो नहीं जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है।
थैंक यू। जो एक्चुअली ये मुद्दा जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि एक फिजिक्स में सिद्धांत है इलास्टिसिटी का सिद्धांत, मोड ऑफ इलास्टिसिटी। उसको जितना रबर को खींचेंगे उतना खींचेगा, फिर वापस वहीं आ जाएगा। ये जो काम कर रहे हैं जो विपक्ष के लोग, वो थ्योरी ऑफ लॉन्ग इलास्टिसिटी वाला सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि इसको खींचो, कितना खींच सकते हैं। लेकिन बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो इलास्टिक सिद्धांत पे काम कर रहा है यहाँ का लोकतंत्र या प्रजातंत्र या संविधान तंत्र, फिर वापस वहीं आ जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं मिलता। तो मुद्दा ये है प्रवीण जी कि जो बात एसआईआर की बात हो रही है, जो इंटेंसिव रिवीजन जो बात आ रही है, 2003 में हुआ, मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, 20-22 वर्षों के बाद हो रहा है। पर ये बताएं दोनों हमको, या जेडीयू के बताएं या आरजेडी के जो विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, वो ज्ञान दें कि अभी रिवीजन में 11 लाख मतदाता जो मृत पाए गए, उसका जिम्मेदार कौन? पिछली बार वोट कौन डाला, किस पार्टी के लोगों ने डाला? जो 11 लाख लोग मृत पाए गए, उसका हिसाब कौन देगा? ये सभी पार्टी के लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, किस किसके खाते में कौन कौन सा 11 लाख वोट पड़ा। पहली बात, 35 लाख को हटाने की बात हो रही है। अब ये जो मुद्दे की बात नहीं करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि उनका नागरिकता छिन जाएगा, इलेक्शन कमीशन एनआरसी का काम कर रहा है। पूरी अनर्गल बातें हैं, बेसिर की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें मैं मानता हूं। ये भी देखेंगे, आने वाला समय बताएगा। सरकार गलत करेगी, सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये गलत करेंगे, इनको भुगतना पड़ेगा। अनुप्रिया जी बैठे हैं, अरुण जी बैठे हैं, ये लोग बिहार में काफी काम कर रहे हैं। मैं भी संजोग से बिहार से हूँ, लेकिन मैं बिहार में रहता नहीं। लेकिन जो बिहार की जानकारियां हैं, मैं 2 लोगों को कोट करता हूँ। एक वरिष्ठ पत्रकार हेमंत है, पता नहीं लोग नाम जानते नहीं जानते, अपने में माइलस्टोन रहे हैं, वो हमारे सीनियर रहे, और साबिर अली राज्यसभा के सांसद रहे। 10 वर्ष पहले पूरी की पूरी डेमोग्राफी पूर्णिया से लेके मधुबनी से लेकर के इधर मुजफ्फर तक पूरी बदल गई। 130% की आबादी बढ़ी, वो भी मुसलमानों की। मैं सीधी बात कर रहा हूं। और एआईएम का जो 5 विधायक जीते थे पिछले चुनावों में, जिसमें कि 4 आरजेडी में चले गए थे, बाद में इनका झगड़ा हुआ ओवैसी के साथ में, उस पर ये कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो मुद्दा ये मुसलमान वोट को बचाने का है। भाई मुसलमान वोट किसी के पपौती नहीं आज की तारीख में। अभी भी मोदी सरकार को या बीजेपी को या एनडीए को पिछले चुनावों में 8% से ज्यादा मुस्लिम मत मिले। कुमार जी, आपने जो बोला उसको बड़े ध्यान से सुन भी रहे हैं, और दूसरा आपको रोकने का और टोकने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन पैनल पर अन्य लोग भी आपकी बात को सुन रहे हैं, तो एक एक करके मुद्दे। जी अरुण जी, कुछ सवाल कुमार राकेश जी ने उठाए, सीधे उनके जवाब चाहूंगा। कई लोग मारे जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल है, क्या किया जाए? मतलब ये ना किया जाए रिवीजन, तो क्या किया जाए? प्रवीण जी, हमें तो बोलना नहीं चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश जी, और प्रवीण जी आप भी जानते ही इस तरह के मतदाताओं का छटनी कटनी तो हुआ ही। फ्रेश मतदाता सूची तो चुनाव आयोग ने जारी किया ना जनवरी में, चुनाव के पहले होता ही है ना, ये तो अनवरत चलते ही रहता है ना प्रत्येक वर्ष। वो क्या था? क्या चुनाव आयोग को मान लें गलत? ये बताइए। इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव शब्द इसीलिए आता है, इंटेंसिव हाँ, रिवीजन जो है, इसमें तो हमें भाई दस्तावेज को लेकर, टाइमिंग को लेकर, आखिर आपने विधानसभा नजदीक था तभी क्यों चुना? अगर ऐसा ही था तो लोकसभा का जो बिहार से 40 एमपी जीत के गए हैं, सारे तमाम एमपी से इस्तीफा दिला दीजिए। ठीक है, बड़ा क्विक कमेंट कुमार राकेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर अनुप्रिया के पास जाऊंगा। ये कुमार जी, कुमार जी दिलवा दीजिए, कहिए नरेंद्र मोदी जी, कुमार राकेश जी, नीतीश कुमार जी को, सारे एमपी फिर से चुनाव हो जाए। और जबकि आपने मैं अरुण जी की बात पे ये कहना चाह रहा हूँ, ये बड़ा ही कुतर्क वाला जवाब है इनका कि जब भी कोई रिवीजन होता है चुनाव आयोग के साथ, सभी दलों को इसकी सूचना दी जाती है,
सभी दलों की कोई आपत्ति होती है तो आपत्ति मैंने ली मैंने जाती है। मैंने कुमार जी, जब के बातचीत की बाद शुरुआत उसको हुई थी, आ जाता इलेक्शन है। कमीशन की जो रिवीजन की प्रक्रिया है उस पर हम चर्चा नहीं, आधा घंटा क्या, हम 10 घंटे चर्चा करते रहेंगे तो रिवीजन की प्रक्रिया को समझना इतना आसान नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं एक नैरेटिव पे, विपक्ष ने अपनी बात को रखा, हम आप मिलके चाहे अरुण कुमार यादव जी को जितना समझाएं, वो जानते हैं बहुत अच्छे से, तेजस्वी यादव जानते हैं, उनकी पार्टी जानती है कि उनको क्या कहना है। डॉक्टर अनुप्रिया, यही Narrative बात क्या है है? You're कि right. एक नैरेटिव को बिहार में रखा जा रहा है जो आपके अगेंस्ट जा सकता है, ये बड़ी बात है। प्रवीण जी, हमें इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि विपक्ष कुतर्क कर रहा है और विपक्ष के नैरेटिव में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है, क्योंकि बिहार का इलेक्शन बिहार के कामों पे होता है। हम लगातार, आपको याद होगा 2015 में भी और 2020 में भी हमने 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। हमने जो जनता के बीच में जनहितों का कार्य किया है, आपने देखा होगा कि वर्तमान में ही हमने 125 यूनिट बिजली जनता को मुफ्त में देने का काम किया है। 35% रिजर्वेशन हमने महिलाओं को दिया है। हमने पेंशन जो योजनाएं हैं उनकी बढ़ोतरी की है और लगातार बिहार के मतदाताओं के मान सम्मान और उनको गौरवान्वित होने का महसूस कराया। हमने कभी भी जनता की गहरी कमाई को लूट कर अपनी संपत्ति बनाया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार कह रही हूँ, एसआईआर की बात, इलेक्शन कमीशन के जो प्रक्रिया पे चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी धैर्य रखनी चाहिए, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हमें ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। अरुण जी क्विक, अरुण जी क्विक। अभी महागठबंधन सरकार आने वाली है तो नीतीश कुमार जी टेंशन में तेजस्वी यादव जी के योजना को, सोच को, कंसेप्ट को कॉपी करके लागू कर रहे हैं। उससे क्या होगा? बिहार की जनता पहचान चुकी है नकली चेहरे को, एक हटारा सरकार से उब चुकी है और बिहार की जनता ने अभी अब आगे की जितनी चर्चा होगी ना उसमें पॉलिटिकल बयानबाजी बहुत होगी, लेकिन ये बड़ा अच्छा लगा कि आज एसआईआर जैसे कॉम्प्लिकेटेड मसले पर बड़ी स्वस्थ चर्चा हुई और उसमें कुमार राकेश जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने कई फैक्चुअल बातें भी रखी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनुप्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। कुमार राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सवाल में इतना ही। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ, लगातार ऐसी खबरों पर अपडेट जारी है।